हे गाइस, मेरा नाम है ध्रुव और आपका स्वागत है एक न्यू वीडियो में जो कि है यूनिट 4 का पार्ट 2। ठीक है, पिछले पार्ट में हम यूनिट 4 का काफ़ी आधा पार्ट डिस्कस कर चुके थे। आज हम आधा डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूनिट 4 का नाम है जैव विविधता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको कोई भी समझने में दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है जैव विविधता का संकट, आवास क्षति, वन्य प्राणियों का शिकार, मानव वन्य जीव टकराव। ठीक है, ये मानव वन्य जीव टकराव है। ठीक है, मानव वन्य जीव टकराव। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आवास क्षति। ठीक है, आवास का मतलब होता है घर। घरों को किस प्रकार क्षति होती है। ठीक है, मानव अब प्राकृतिक परितंत्र का उपयोग बड़ी मात्रा में कर रहा है जिसके कारण वन्य भूमि भी बंजर रेगिस्तान के रूप में बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो मानव जो है वो पारितंत्र का बहुत बड़ा हिस्से का प्रयोग कर रहा है अपने रहने के योग्य बनाने के लिए। ठीक है, तो जिससे कि जो बड़ी बड़ी वन्य भूमि है वो एक बंजर में तब्दील होती जा रही हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है मैनग्रोव वनों की कटाई के कारण समुद्र में मछलियों के प्रजनन के लिए आवास की कमी आ गई है। ठीक है, तो मैनग्रोव वनों की जो कटाई हुई जिससे मछलियाँ का जो प्रजनन है समुद्र में उसमें आवास में कमी आ गई। ठीक है, आवास में कमी का मतलब मछलियाँ जहाँ पे प्रजनन करती हैं वो जगह में कमी आ गई। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है खेती करने के लिए नम भूमियों दलदल को सुखाया जा रहा है। ठीक है, तो खेती करने के लिए आजकल ज़मीन कम पड़ती जा रही है जिसके लिए लोग क्या कर रहे हैं, जो दलदल वाला स्थल है नम भूमि है उसे सुखा दे रहे हैं। ठीक है, तो वो एकदम रेगिस्तान के में बदलती जा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट है वह जगह जहाँ पर कोई नहीं रहता जिसे निर्जन कहते हैं वहाँ की कटाई बड़ी तेज़ी से की जा रही है। ठीक है, तो वह जगह जहाँ पे कोई नहीं रहता जैसे कि जंगलों की कटाई इतनी तेज़ी से की जा रही है। ठीक है, खासकर वह क्षेत्र जहाँ अद्भुत विविधता वाली प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, वह क्षेत्र जहाँ पे बहुत अलग तरह की अद्भुत शक्तियों वाली या फिर अद्भुत तरह की विविधता वाली प्रजातियाँ पाई जाती है। वो प्रजातियाँ जानवर की भी हो सकती हैं। ठीक है, पेड़ पौधों की भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये है उनकी कटाई बहुत तेज़ी से की जा रही है। ठीक है, ये सब मानव की कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुमान अनुसार 2050 तक, ठीक है, 2050 तक 1 करोड़ प्रजातियां नष्ट हो जाएंगी। ठीक है, 2050 तक 1 करोड़ प्रजातियां नष्ट हो जाएंगी, तो जो कि ये बहुत बड़ा नुकसान है पृथ्वी के लिए। ठीक है, और मानव सभ्यता के लिए भी। अभी तक 1.8 मिलियन प्रजातियों की खोज की जा चुकी है और इससे 10 गुना अधिक प्रजातियों की खोज बाकी है। ठीक है, तो इससे 10 गुना अधिक प्रजातियों की खोज अभी बाकी है जिसमें 1.8 मिलियन की खोज की जा सके। तो आप सोच सकते हैं कि 1.8 मिलियन की खोज की जा चुकी है और 2050 तक 1 करोड़ प्रजातियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और हो सकता है उसमें कुछ ऐसी प्रजातियाँ हों जो मानव सभ्यता के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हों पर मानव उसका खोज कर ही ना पाए। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट है परंतु अगर विश्व की दर यही रही तो लगभग 25% प्रजातियों का विनाश हो जाएगा 25 से 30 वर्षों में। ठीक है, तो जिस हिसाब से अगर पेड़ कट रहे हैं, जानवरों को मारा जा रहा है, ठीक है, तो 25 से 30 साल के बाद 25% प्रजातियों का विनाश हो जाएगा। ठीक है, प्राणी के साथ साथ वह पौधे जो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं मानव क्रियाकलाप से अधिक प्रभावित हुए हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि मानव के जो क्रियाकलाप है समुद्र, जैसे कि आपने देखा होगा बीच के पास लोग कूड़ा कचरा फेंक जाते हैं। ठीक है, तो कूड़ा कचरा गंदगी के कारण वहाँ पे जो प्राणी पाए जाते हैं और साथ साथ जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उन पे ना बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, उस पर प्रभाव पड़ रहा है। अनेक द्वीपीय पौधों व पशुओं का विनाश पहले ही हो गया है। इसका एक उदाहरण मेडागास्कर है। ठीक है, तो ये जो मेडागास्कर है ये बहुत बढ़िया उदाहरण है। ठीक है, आपने ये मेडागास्कर का उदाहरण 12th में भी पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो विनाश हो चुका है द्वीपीय, ठीक है, वह द्वीप का मतलब होता है जो वह टापू जो पानी से पूरी तरह घिरा होता है। ठीक है, वहाँ पे जो पेड़ और पौधे हैं और पशु हैं उनका विनाश बहुत
पहले ही हो गया, ठीक है। तो इसका एक उदाहरण है मेडागास्कर। मेडागास्कर में जितने भी पेड़ पौधे या जीव जंतु हैं उनका विनाश हो चुका है, ठीक है, और वो सब मानव के कारण हुआ है, ठीक है। हमारा अगला पॉइंट है, मानव एक क्षेत्र की प्रजातियों को दूसरे क्षेत्र में ले जाते हैं, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने का। तो कारण है कि मानव एक देश की प्रजाति या फिर एक स्थान की प्रजाति को दूसरे स्थान पर ले जाके उगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जिससे क्या होता है कि वो प्रजाति वहाँ पे उग तो जाती है, पर वो वहाँ पे रहने वाली प्रजातियों का स्थान घेर लेती है, जिससे प्राकृतिक संतुलन में असंतुलन पैदा हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार के द्वारा एक प्रोग्राम है जिसमें टाइगर की कम होती संख्या को रोकना है, ठीक है। जिसका काम क्या है, टाइगर की कम होती संख्या को रोकना है। ये एक भारत सरकार द्वारा चलाया गया, ठीक है। यह पहला प्रोजेक्ट था जिसका कार्य प्रजातियों के साथ साथ उनके आवास को भी बचाना था, ठीक है। तो ये भारत का एक पहला प्रोजेक्ट है जिसका कार्य क्या था, प्रजातियों को तो बचाना ही है, मतलब कि टाइगर को तो बचाना ही, परंतु टाइगर जहाँ रहते हैं उस स्थान को भी बचाना है, उसके आवास को भी बचत करना है, ठीक है। उनके आवास को विनाश होने से बचाना है। 1973 में WWF इंटरनेशनल ने सहयोग से यह प्रोजेक्ट आरंभ किया था, ठीक है। तो 1973 में, ठीक है, WWF इंटरनेशनल ने मदद की थी इस प्रोजेक्ट को आरंभ करने में, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, आरंभ में कुल बचे 9 टाइगर बाघों को 16,339 वर्ग किलोमीटर में रखा गया, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब बचे थे 9 टाइगर बचे थे भारत में, ठीक है, उन्हें 16,339 वर्ग किलोमीटर के एक बहुत बड़ा दायरा होता है, उस दायरे में उन्हें रखा गया, ठीक है। 2001 में बाघों की संख्या 27 हो गई, ठीक है। बाघों की संख्या 9 से 27 हो गई 2001 में, तथा क्षेत्र 37,761 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया, ठीक है। क्षेत्र को भी बढ़ाया गया और टाइगरों की संख्या में भी बढ़ाव हुआ, ठीक है। अगला पॉइंट है, बाघों की संख्या बढ़ती जा रही थी, परंतु इस प्रोजेक्ट पर अवैध शिकारी का खतरा मंडरा रहा था, जो इस प्रोग्राम में बाधा बन रहा था, ठीक है। तो अवैध शिकारी वे होते हैं जो बिना किसी परमिशन के जानवरों को मारते हैं, ठीक है। तो इनके कारण बाघों की संख्या में फिर कमी आने लगी थी। वो क्या करते थे, वो उस स्थान पे जाके जहाँ पे बाघों को संरक्षित किया जा रहा है वहाँ जाके उन्हें मारते थे, ठीक है, उनका शिकार करते थे, तो जिससे कि उनके बाघों में खतरा मंडराने लगा था। अवैध शिकार करने उन्हें विदेश में भारी दाम पे बेचते थे, ठीक है। अवैध शिकार करके उनके क्या करते थे, उन्हें महंगे दाम पे विदेश में बेचते थे, ठीक है। तो क्या आप जानते होंगे जैसे कि बाघों की चमड़ी का प्रयोग किया जाता है कालीन बनाने में या फिर दीवारों पर लटकाने में सजावट के लिए, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया था, जिससे बाघों की संख्या में कमी आ रही थी। 2005 में भारत के प्रधानमंत्री ने बाघों को बचाने के लिए टाइगर टास्क फोर्स का गठन किया। इस टाइगर टास्क फोर्स का लाभ प्राप्त हुआ, बाघों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी, ठीक है। तो 2005 में जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने एक फोर्स बनाई, टाइगर टास्क फोर्स, ठीक है, जिसका क्या काम था, टाइगरों की जो घटती संख्या है उसको रोकना, ठीक है। तो ये अवैध शिकारियों को भी रोकती थी, ठीक है। इसका लाभ क्या हुआ कि टाइगरों की संख्या में बढ़ावा होने लगा। आगे देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है मानव वन्य जीव टकराव, ठीक है। मानव और वन्य जीव जो है उनके बीच में टकराव के ऊपर कृषि व उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ के कारण जल, वायु और मिट्टी प्रदूषित हो रही है। इसके कारण प्रजातियों का विनाश हो रहा है। अभी जानते होंगे कि कृषि और उद्योग में काफ़ी सारे केमिकल का यूज़ किया जाता है, ठीक है, और उन केमिकल को खुले स्थान पर फेंक दिया जाता है, जैसे कि जल में छोड़ देते हैं, वायु में हवा की तरह छोड़ देते हैं, या फिर मिट्टी पे बिखेर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। तो जिससे कि क्या होता है, वहाँ की प्रजातियों का नष्ट होता है, और ये 3 चीज़ें जल, वायु, मिट्टी बहुत बुरी तरह प्रदूषित होती हैं, ठीक है। वन व घास के मैदान में खेती के तब्दील किया जा रहा है, ठीक है। वनों को क्या करा जा रहा है, काटा जा रहा है, घासों के मैदानों को साफ किया जा रहा है, किस लिए, खेती करने के लिए, क्योंकि खेती के लिए स्थान नहीं रहा है।
इसको रोकने के लिए कई बार कानून बनाए गए, पर कोई भी कानून का पालन नहीं करता। ठीक है, इस कार्य को रोकने के लिए बहुत सारे सरकार ने काफ़ी कानून बनाया, उन्होंने अप्लाई किया, पर कोई भी इन कानूनों का पालन नहीं करता। ठीक है, तो ये एक गैर जिम्मेदाराना हरकत है मानव की। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगला पॉइंट है, हम लोग इमारती लकड़ी के लिए वनों की कटाई कर रहे हैं, जिससे पारितंत्र में परिवर्तन की स्थिति पैदा हो रही है। ठीक है, तो मानव क्या करता है, इमारती लकड़ी के लिए वनों की कटाई कर रहा है। ठीक है, जिससे पारितंत्र में एक परिवर्तन की स्थिति पैदा हो रही है। ठीक है, इमारती लकड़ी स्थान पर कम हो रही है और जिससे पारितंत्र में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, हम लोग प्राकृतिक दलदलों को सुखाकर कृषि भूमि में बदल रहे हैं, जिसके कारण जैव विविधता में भी भारी कमी आ रही है। ठीक है, तो ये आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि लोग क्या करते हैं, खेती के लिए दलदल भूमि को सुखाकर कृषि की योग्य भूमि बना रहे हैं, जिससे कि जैव विविधता में भारी कमी आ रही है। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है अतिदोहन। अतिदोहन का मतलब है बड़ी तेज़ी से वनों की कटाई करना। ठीक है, और उनका प्रयोग अधिक से अधिक करना। हम लोग बड़ी तेज़ी से वनों की कटाई करते जा रहे हैं, दलदलों को सुखाते जा रहे हैं, जिससे पारितंत्र में भारी विनाश हुआ है। ठीक है, इसका एक उदाहरण गिर राष्ट्रीय पार्क है, जो एशिया सिंह का आखिरी ठिकाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तेज़ी से वनों को काट रहे हैं, दलदलों को सुखा रहे हैं। ठीक है, तो जिससे कि पारितंत्र का पूरी तरह हमने नष्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका एक उदाहरण क्या है, गिर राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, गिर राष्ट्रीय पार्क एक पार्क है जो एशिया सिंह का मतलब एशियाई टाइगरों का, एशियाई शेरों का एक आखिरी ठिकाना है। इसके सिवा उनके पास कोई और ठिकाना नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट है, घास की अधिक पैदावार के लिए चरवाहे बराबर घास में आग जलाते रहते हैं, जिसके कारण पौधों के पुनर्जनन व उनकी जैव विविधता में भी कमी आती जा रही है। ठीक है, तो अधिक घास की पैदावार के लिए लोग क्या करते हैं, चरवाहे घास में आग लगा देते हैं। ठीक है, तो इसके दो घाटे हैं या फिर इसके दो नकारात्मक प्रभाव हैं। ठीक है, पहला तो पौधों के पुनर्जनन व उनके जैव विविधता में कमी आती है। ठीक है, दूसरा उनको जलाने के बाद जो प्रदूषण होता है वह वायु में फैल जाता है तथा वायु प्रदूषण को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो इसके दो नकारात्मक प्रभाव है। अगला पॉइंट देखते हैं, भूमि के उर्वरक बनाने के लिए वनों में आग लगा दी जाती है, जिससे वनों में पेड़ व अन्य प्रजातियों में कमी आ रही है। ठीक है, भूमि के उर्वरक को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, वनों में आग लगा देते हैं, वनों को पूरा का पूरा वन का वन ही जला देते हैं। ठीक है, तो जिससे क्या करते हैं, पेड़ों तथा अन्य प्रजातियों में भी कमी आ रही है। तो आप सोच सकते हैं कि पेड़ वनों में आग लगा दी तो उसके अंदर जो जीव होगा वो भी मर जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसी दुर्लभ प्रजातियाँ होंगी, उनका भी नष्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो इससे वनों में काफ़ी प्रजातियों की कमी आ रही है, वनों की कमी आ रही है। अगला पॉइंट है हमारा, अगला टॉपिक है शिकार। ठीक है, मानव पशुओं का शिकार लाभ प्राप्त करने के लिए करता है। ये आप भी जानते हैं कि मानव शिकार बिना किसी चीज़ के लिए नहीं करता, मानव शिकार करता है अपने लाभ प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, पशुओं के अंग जैसे बाघ की खाल, हाथी के दांत, गैंडे के सींग और हिरण का कस्तूरी विदेश में भारी दाम पर बेचा जाता है। ठीक है, तो वर्तमान में ये एक तरह का धंधा बन चुका है। ठीक है, एक तरह का व्यापार बन चुका है कि बाघों की खाल को बेचना विदेश में, हाथी के दांतों को बेचना, गैंडे के सींग और हिरण की कस्तूरी। ठीक है, ये तो एक उदाहरण है। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिन्हें मार के उनके शरीर के कुछ अंग बेच दिए जाते हैं। ठीक है, उन्हें बुरी तरह प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो एक तरह का व्यापार बन चुका है और इस पर भारी मात्रा में बेचा जाता है। ठीक है, भारी मात्रा में बेचा जाता है और भारी दाम पे बेचा जाता है। ठीक है, समुद्री कछुए, सुंदर पक्षी और छोटे प्राणियों को डिब्बे में भरकर विदेश में तस्करी की जाती है। ठीक है, समुद्री कछुए हो गए, सुंदर पक्षी हो गए, छोटे मोटे प्राणी हो गए, ठीक है, कीड़े मकोड़े हो गए, इन सबको क्या करते हैं, भर लेते हैं डब्बों में और उसके बाद विदेश में ले जाके बेचते हैं। ठीक है, तो इनके उदाहरण देखते हैं कहाँ कहाँ मिलते हैं। चेन्नई, कन्याकुमारी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह वह प्रमुख स्थल है जहाँ से तस्करी करी जाती है। ठीक है, तो ये 3 स्थल बहुत ज़्यादा प्रमुख हैं, यहाँ से तस्करी की जाती है भारी मात्रा में। ठीक है, तो हमारा अगला ये टॉपिक खत्म हो गया। अब अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है विदेशी प्रजातियाँ। किसी विदेशी प्रजाति का अन्य प्रजाति के स्थान पर कब्जा कर लेना एक संकट बनता जा रहा है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक प्रजाति को दूसरे प्रजाति के स्थान पर जब लाके उगाया जाता है, ठीक है, तो उससे कितनी तरह की परेशानियाँ उठती हैं। ठीक है, तो क्या
एक प्रजाति विदेशी प्रजाति को जब स्थान बदल दिया जाता है तो वो अन्य प्रजातियों का स्थान घेर लेती है, कब्जा कर लेती है और एक संकट पैदा कर देती है। ठीक है, इसका प्रमुख कारण मानव है। मानव ही नई प्रजातियों का कोई एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित करता है, जिसके कारण वहाँ की जैव विविधता में परिवर्तन आता है और वहाँ की प्रकृति भी नष्ट हो जाती है। ठीक है, मानव क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है उगाने के लिए, जिससे कि जैव विविधता में भी परिवर्तन आता है। ठीक है, पारितंत्र में भी नष्ट होता है, प्रकृति भी नष्ट होती जाती है, पारितंत्र में भी असंतुलन पैदा होता है। ठीक है, तो एक तरह की बड़ी समस्या है। बड़ी ट्राउलर नावों के द्वारा मछलियों का अधिक शिकार उनकी संख्या में कमी ला रहा है। ठीक है, बड़ी बड़ी नावें हैं उनके द्वारा मछली का शिकार किया जाता है, जिससे समुद्र में मछली की कमी आ रही है। ठीक है, तो समुद्री कछुए जो मछली के जाल में फंस जाते हैं उनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तो ये काफ़ी दुखनीय बात है कि समुद्री कछुए जब मछलियों का शिकार हो रहा होता है उस समय अगर समुद्री कछुए जाल में फंस जाते हैं तो उन्हें बाहर निकाल के उनको मार के खा लिया जाता है। ठीक है, मार के खा जाते हैं लोग या फिर मार के उसे बेच देते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी बुरी बात है मानव की। हमारा अगला टॉपिक है जैव विविधता का संरक्षण, यथास्थल और बाह्य स्थल। ठीक है, तो पहले हम यथास्थल के बारे में पढ़ते हैं, किस प्रकार होता है ये। तो जैव विविधता को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें वहीं पर संरक्षण प्रदान करना। ठीक है, तो जैव विविधता को रोकने का सबसे या फिर सुरक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अगर जैव विविधता यहाँ पर नष्ट हो रही है तो हम यहीं पे उनको घेरा करके संरक्षित कर लें। ठीक है, तो जैव विविधता को उन्हीं के स्थान पर संरक्षित करना एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक है, यथास्थल कहलाता है। यह क्षेत्र एक निर्जन क्षेत्र होना चाहिए तथा राष्ट्रीय पार्क का भाग होना चाहिए। ठीक है, ये एक निर्जन क्षेत्र होना चाहिए जहाँ पे लोग ना रहते हैं। दूसरा, ये राष्ट्रीय पार्क का भाग होना चाहिए तथा सभी प्रकार की सुविधाएं उस क्षेत्र में होनी चाहिए। ठीक है, सभी प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे कि जंगल होने चाहिए रहने के लिए, या फिर पानी पीने योग्य होने चाहिए, खाने योग्य होने चाहिए। ठीक है, ऐसी वस्तु का इंतजाम होना चाहिए जिससे कि वह प्रजाति जीवित रह सके। ठीक है, इससे हम जैव विविधता को सुरक्षित रख सकते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं, वो जैव विविधता जो समाप्त होने वाली है उन्हें हम सुरक्षित रख सकते हैं। अगला पॉइंट है, अतीत में शेर, हाथी, बाघ, हिरन जैसे जीवों को संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय पार्क को सुनिश्चित किया गया। ठीक है, तो पिछले कुछ समय में हाथी, शेर, बाघ और हिरण जैसे ऐसे जीव जो नष्ट होने की कगार पे है उनको सुरक्षित करने के लिए क्या राष्ट्रीय पार्क को सुनिश्चित किया गया, उनका निर्माण किया गया। फिर इन क्षेत्रों का उद्देश्य को बढ़ाकर उनमें दुर्लभ प्रजातियों तथा बड़े विराट पेड़ पौधों को शामिल कर लिया गया। ठीक है, और फिर जब ये प्रजातियां बचने लग गई तो इसका क्या गया, इसका दायरा बढ़ा दिया गया। ठीक है, और इसमें दुर्लभ प्रजातियां, वे प्रजाति जो नष्ट होने की कगार पे, या फिर बड़े विराट पेड़ पौधों को शामिल कर लिया गया। ठीक है, सभी प्रजातियों का अलग अलग संरक्षण करना भी असंभव है क्योंकि वे सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक है, तो क्या है कि सभी प्रजातियों का संरक्षण करना अलग अलग, सबको एक पर्टिकुलर संरक्षण क्षेत्र प्रदान करना एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि वो सब एक दूसरे पर निर्भर है, तो ये एक कठिन बात है। इसीलिए दुर्लभ प्रजातियाँ, ठीक है, तो इस निर्भर हैं, इसीलिए पूरे परितंत्र का संरक्षण होना चाहिए। इसीलिए पूरे के पूरे परितंत्र का संरक्षण होना चाहिए। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि एक दो प्रजाति को बताएं तो आपको पूरा का पूरा वन को ही संरक्षित करना पड़ेगा। एक छोटे से क्षेत्र में हो सकता है और मानव दुर्लभ प्रजातियाँ एक छोटे से क्षेत्र में हो सकती हैं और मानव के क्रियाकलापों द्वारा नष्ट हो सकती है। इसीलिए इन पर भी अधिक ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं है कि प्रजाति सिर्फ जंगलों में ही मिलती है, हो सकता है प्रजाति किसी एक छोटे से क्षेत्र में मिल जाए। ठीक है, जहाँ पे हमने कभी सोचा भी ना हो। ठीक है, तो उन पर भी ध्यान देना जरूरी है और मानव के क्रियाकलापों द्वारा वे नष्ट हो सकती हैं। ठीक है, तो उन पर ध्यान देना जरूरी है। अगला पॉइंट है, प्रजातियों के संरक्षण के लिए उचित आवास होना चाहिए ताकि उन प्रजातियों का भंडार मंडरा रहा खतरा समाप्त हो जाए। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि प्रजातियों का संरक्षण करने के लिए उचित आवास भी होना चाहिए। ठीक है, उनके रहने के लिए या फिर उनको रखने के लिए एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर प्रजातियों पर मंडरा रहा खतरा समाप्त हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है भारत के अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, तो भारत में कुल 589 संरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें से 89 राष्ट्रीय पार्क और 50 अभयारण्य हैं। ठीक है,
तो इन क्षेत्रों में से तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पाई जाने वाली प्रजातियाँ बहुत ही दुर्लभ हैं तथा विश्व में कहीं और नहीं पाई जाती। ठीक है, तो इन टोटल 589 क्षेत्रों में से कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पाई जाने वाली प्रजाति इतनी दुर्लभ है, आप सोच नहीं सकते कि इतनी दुर्लभ है जो पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलती, वो यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इस परितंत्र का सबसे बड़ा अभयारण्य है। ठीक है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इन परितंत्रों का सबसे बड़ा अभयारण्य है। ठीक है, सुंदर बर्फीले चीतों की आखिरी आवास में से एक है। ठीक है, सुंदर बर्फीले चीते वहीं पे पाए जाते हैं। ठीक है, उनका आखिरी आवास वही स्थान है। अगला है दाची ग्राम अकेले अभ्यारण्य है जहाँ दुर्लभ हुंगुल कश्मीरी हिरण पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये दाची ग्राम अकेला एक अभयारण्य है जहाँ पे दुर्लभ हुंगुल कश्मीरी हिरण पाए जाते हैं। अगला सबसे मशहूर कांजीरंग पार्क है जहाँ हाथी, गिर, जंगली सुअर, दलदली हिरण और पाड़े हॉग डियर, ठीक है, हॉग डियर कहा जाता है उसे इंग्लिश में, एक बड़ी संख्या तथा बाघ तथा चीते पाए जाते हैं। ठीक है, तो कांजीरंगा पार्क भी काफ़ी महत्वपूर्ण है इसमें। ठीक है, अगला पॉइंट है पक्षियों के अभयारण्य। बत्तख, हंस, पॉलिकन और स्टार्क भी पाए जाते हैं। ठीक है, इनको भी बचाया जा रहा है। मानस अभयारण्य, दुर्लभ सुनहरे लंगूर, बहुत दुर्लभ पिग्मी हॉग जो दुनिया में सबसे छोटे सुअर हैं। ठीक है, इनको भी बचाया जा रहा है। अगला पॉइंट है कान्हा एक अकेला संरक्षित क्षेत्र है जहाँ बारहसिंगा को एक उपप्रजाति मिलती है ठीक है, कान्हा एक अकेला क्षेत्र है जहाँ पे बारहसिंगा की उपप्रजाति मिलती है। भरतपुर दुनिया में जलचर पक्षियों के सबसे मशहूर अभयारण्यों में से एक है। बहुत ही दुर्लभ साइबेरियन सारसों का एकमात्र ठिकाना है जो हर सर्दी में उड़कर भारत में आ जाते हैं। ठीक है, भरतपुर भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ पक्षियों का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, अगला है मरुस्थल राष्ट्रीय पार्क। थार के रेगिस्तान में वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है। काले हिरण, नीलगाय, चिंकारा की बड़ी संख्या पाई जाती है। ठीक है, थार का रेगिस्तान जो है वहाँ पे भी इनका संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, अगला है अब हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है उड़ीसा ऑलिव रिडिल कछुए। ठीक है, उड़ीसा ऑलिव रिडिल कछुए उड़ीसा के तट पर दिसंबर और अप्रैल महीने के बीच सभी कछुए अंडे देने के लिए जमा होते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा अंडे देने का स्थल है। ठीक है, उड़ीसा के तट पर काफ़ी सारे कछुए आते हैं दिसंबर और अप्रैल के महीनों में अंडे देने के लिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि भारत के पास ऐसे काफ़ी सारे स्थल है या फिर जगह हैं जहाँ पे जो पूरे विश्व में कहीं नहीं पाए जाते। ठीक है, 1000 में से केवल एक ही वयस्कता की अवस्था तक पहुँचता है। ठीक है, आप सोच सकते हैं कि 1000 में से एक ही कछुआ वयस्कता की अवस्था तक पहुँचता है, बाकी सबको पहले ही मार दिया जाता है या फिर वो खुद ही मर जाते हैं। ठीक है, इस अंडे देने के स्थल के आसपास कई प्रकार की बुनियादी ढांचे बन चुके हैं जैसे सड़कें, बड़ी इमारतें आदि। ठीक है, तो ये जो स्थल है जहाँ पे वो अंडे देते हैं उसके आसपास सड़क, बड़ी इमारतें बन चुकी हैं। ठीक है, ट्राउलर से मछलियों का शिकार इन कछुओं के लिए खतरा बन चुका है। ट्राउलर से मछलियों का शिकार किया जाता है जो कि इनके लिए भी एक खतरा है। ठीक है, ये उसमें फंस जाते हैं और लोग उन्हें मार देते हैं। 1974 में यहाँ पर शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था कछुआ। ठीक है, 1974 में शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया था पर इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं। कछुओं पर पैदा होने वाले खतरे को देखते हुए 1982 में उड़ीसा समुद्र मत्स्य केंद्र नियमन अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, तो फिर अगर 1974 में बनाए गए प्रतिबंध से कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो 1982 में उड़ीसा समुद्र मत्स्य केंद्र नियमन अधिनियम एक पारित किया गया। ठीक है, 2001 में उड़ीसा सरकार ने जनवरी से मई तक के अवधि में मछली मारने पर रोक लगा दी। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा कदम था कि 2001 में उड़ीसा की सरकार ने जनवरी से मई तक मछली मारने पर रोक लगा दी गई। ठीक है, अगला पॉइंट है दिल्ली
और उड़ीसा वन्य जीव समिति अनेक गैर सरकारी संगठनों के साथ भागीदारी बनाकर ऑपरेशन कच्छप चला रही है। ठीक है, दिल्ली और उड़ीसा के जो वन्य जीव हैं उनको संरक्षित करने के लिए भागीदारी कर रही है कई गैर सरकारी संगठन NGO के साथ। ठीक है, जो कछप्पा एक ऑपरेशन चला रहे हैं। ठीक है, अब अगला बाह्य स्थल संरक्षण, वो यथा स्थल संरक्षण था, ये बाह्य स्थल संरक्षण है। ठीक है, तो देखते हैं इसे। ऐसी स्थितियां भी आती है जब कोई संकटग्रस्त प्रजातियां विनाश में इतनी निकट होती हैं कि अगर वैकल्पिक विधियां ना अपनाई जाएं तो वह प्रजातियां तेजी से काल के गाल में चली जाएंगी। ठीक है, ये काल के गाल में चली जाएंगी, ये बुक से ही बिल्कुल नोटेड है। ठीक है, तो कई एक ऐसी स्थिति आती है जब कई ऐसी प्रजातियां जो बिल्कुल नष्ट होने की कगार पर होती हैं। ठीक है, अगर उन्हें नहीं बचाया गया तो वो धरती पे से गायब हो सकती हैं। ठीक है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, जब उस स्थिति पे बचाया जाता है तो बाह्य स्थल संरक्षण कहा जाता है। इस रणनीति को, ठीक है, इस रणनीति को बाह्य स्थल संरक्षण कहा जाता है। ठीक है, ये एक प्रकार की रणनीति, अर्थात पेड़ पौधों को उनके आवास से बाहर सुरक्षित करना ही बाह्य स्थल संरक्षण कहलाता है। ठीक, तो इसका नॉर्मल बात क्या है कि पेड़ पौधों को उनके स्थान से अन्य स्थान पर संरक्षित करना बाह्य स्थल संरक्षण कहलाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है घड़ियाल, क्रोकोडाइल। मगरमच्छों की खाल का प्रयोग चमड़े की चीज़ें बनाने में किया जाता है। इसके कारण मगरमच्छों की संख्या कम हो चुकी है। 1960 में घड़ियाल विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, चुके थे, पर वो फिर कुछ बचे जो कि हैं। क्या मगरमच्छों की जो खाल होती है उसको क्या करते हैं, चमड़ा बनाने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसके कारण उनको मार दिया जाता है, तो जिसके कारण मछुआरों की मगरमच्छों की संख्या में बहुत भारी संख्या में कमी आई। 1960 में घड़ियाल विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है 1975 में घड़ियाल पुनर्जनन का संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके लिए प्रजनन केंद्र खोले गए। ठीक है, 1975 में घड़ियाल प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र शुरू किए गए। इसके लिए क्या किया है, लोगों ने या सरकार ने जगह जगह पर केंद्र खोल दिए जहाँ पे उनका प्रजनन कराया जाता था और उनकी संख्या में बढ़ावा लाने की कोशिश की गई। प्रोजेक्ट हाथी। ठीक है, अगला प्रोजेक्ट हाथी भी चलाया गया। प्रोजेक्ट हाथी 1992 में आरंभ किया गया, 1992 में शुरू किया गया था। ये भी एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका कार्य उत्तर पूर्व और दक्षिण में भारत में हाथियों की संख्या में सुनिश्चित करना के लिए आरंभ किया गया था। ठीक है, तो इसका क्या काम था कि उत्तर पूर्व में और दक्षिण में जो हाथियों की संख्या में कमी आ रही है, ठीक है, उसे क्या करना था, रोकना था तथा उसको बढ़ावा देना था, उसको रोकना था और उनकी संख्या में बढ़ोतरी करनी थी। ठीक, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, यह संरक्षण 12 राज्यों में शुरू किया गया था। ठीक है, तो प्रोजेक्ट हाथी 12 राज्यों में शुरू किया गया था, परंतु फिर भी हाथियों की संख्या में कमी आ ही रही थी। इसका सबसे बड़ा खतरा है। ठीक है, तो फिर भी कमी आई जा रही थी, कमी में कोई संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा खतरा था उस टाइम पे। मानव के कार्यों के द्वारा हाथियों के आवास में कमी आ रही है, जिसके कारण हाथियों की संख्या में भी कमी आ रही है। ठीक है, मानव के जो कार्य है, पेड़ों की कटाई कर देना, वनों की सफाई कर देना एकदम। ठीक है, तो जिससे हाथियों की संख्या में बहुत बड़ी कमी आ रही है और इससे मानव सभ्यता को ही घाटा हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। गिद्ध प्रजनन कार्यक्रम। ठीक है, वल्चर। पिछले कुछ दशकों से गिद्ध की संख्या तेजी से कमी आई। कुछ दशकों से गिद्ध की संख्या में बहुत तेज़ी से कमी आई। IUCN के अनुसार, ठीक है, इनकी 9 में से 3 प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। ठीक है, 9 में से 3 प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। इनकी संख्या में कमी भी मानव का ही हाथ है। ठीक है, तो इनकी संख्या में जो कमी आई है वो उसमें भी मानव का ही हाथ है। डिस्लोफेनिक एक दवाई है जो बीमार मवेशियों को दिया जाता है। ठीक है, जिसके कारण वह अधिक कम करते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह की दवाई है जो मवेशियों को दिया जाता है जिससे वह अधिक काम करें। मवेशियों के मरने के बाद उन्हें खुले में छोड़ दिया जाता है, जो गिद्ध उन्हें खा लेते हैं तथा वह पेट में गांठ नामक रोग से पीड़ित हो जाते हैं। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि डिक्लोफेनिक एक दवाई है जो कि मवेशियों को दिया जाता है। ठीक है, कि वो अधिक काम करें और उनके मरने के बाद क्या करा जाता है, उन्हें खुले में फेंक दिया जाता है। फेंकने के कारण गिद्ध उन्हें खाते हैं
और वो दवाई गिद्धों के पेट में भी चली जाती है। अब गिद्धों के पेट में चली गई, अब उससे क्या होता है, उनके पेट में एक गांठ नामक रोग उत्पन्न हो जाता है, उनके गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो उनके गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं, उनमें मौत हो जाती है। डिक्लोफोमिक के कारण वह मर जाते हैं, ठीक है। डिक्लोफोमिक के स्थान पर मिल्कोसेमिक का सुझाव दिया गया तथा भारत सरकार ने डिक्लोफोनिक पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। भारत सरकार ने तो एक कार्य करा, डिक्लोफोमिक को बंद कर दिया, ठीक है। 2001 में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और हरियाणा वन विभाग ने गिद्धों के संरक्षण के लिए संरक्षण प्रजनन केंद्र की स्थापना की। 2001 में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ठीक है, ये नाम याद कर लेना। बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी ने, हरियाणा वन विभाग ने क्या करा, कुछ जगह जगह प्रजनन केंद्र बना दिए, ठीक है, जहाँ पे वो प्रजनन कर सके और उनकी संख्या में बढ़ोतरी लाई जा सके, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है ग्रेट इंडियन बास्टर्ड पक्षी संरक्षण परियोजना, ठीक है। सोनचिड़िया, ICUN ने रेड लिस्ट में ग्रेट इंडियन बास्टर्ड पक्षी के नाम दर्ज किया। ICUN के सर्वे के अनुसार 1260 आबादी थी, ठीक है। जब उनका सर्वे किया गया था तो 1260 आबादी थी। सोनचिड़िया कहा जाता है, ठीक है, इसे हिंदी में सोनचिड़िया कहा जाता है, इंग्लिश में ग्रेट इंडियन बास्टर्ड पक्षी कहा जाता है, ठीक है। तो उसकी जब उसने ICUN ने उसका सर्वे किया तो वो उनकी संख्या कितनी, 1260 थी। वर्तमान में 150 ही है कुल 5 राज्यों में, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि 150 हैं टोटल, 150 हैं 5 राज्यों में। तो भारत, सिर्फ भारत में, ठीक है। यह पक्षी भारत व पाकिस्तान की भूमि पर पाए जाने वाले पक्षी हैं। यह विश्व के सबसे बड़ी उड़ान वाले पक्षी हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, भारत और पाकिस्तान की ही भूमि पर पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, सबसे बड़ी उड़ान उड़ते हैं, ठीक है। यह भारत के राजस्थान के रेगिस्तान में पाए जाते हैं। कभी कभी वह पाकिस्तान चले जाते हैं तथा मांस के नाम पर उन्हें उनका शिकार कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये राजस्थान के रेगिस्तान में भी पाए गए हैं, ये पाए जाते हैं। और पाकिस्तान में अगर गलती से चले जाते हैं तो उन्हें मांस के नाम पर मार लिया जाता है। ये भी एक मानव का ही कार्य है, ठीक है। सोनचिड़िया इस टाइम खत्म होने के कगार पे है, तो और क्या करा जा रहा है, मानव उन्हें खा रहे हैं, ठीक है, नाम पर शिकार कर लिया जाता है। इसके कारण इनकी संख्या में तेज़ी से कमी आ रही है, ठीक है, संख्या में बहुत तेज़ी से कमी आ रही है। हमारा अगला टॉपिक है साइलेंट वैली आंदोलन। ये आंदोलन चलाए गए थे, ठीक है। केरल में एक शांत घाटी 89 वर्ग किलोमीटर की एक घाटी है जहाँ पर घनी जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। केरल में एक शांत घाटी है जिसका वर्ग कितना है, 89 वर्ग किलोमीटर की एक घाटी है जहाँ पे घनी जैव विविधता पाई जाती है। वहाँ पे मेरे तरह के बहुत तरह के जैव विविधता पाई जाती है, जीवों की बहुत तरह की जैव विविधता पाई जाएंगी, ठीक है। आपको पेड़ पौधों में जैव विविधता पाई जाएंगी, ठीक है, भिन्न प्रकार के पाए जाएंगे। 1980 में एक प्रोजेक्ट लाया गया जिसमें 200 मेगावाट बिजली का बनाने का प्रस्ताव रखा गया, ठीक है। तो 1980 में एक प्रोजेक्ट लाया गया बांध बनाने का, ठीक है, जिसका काम था कि 200 मेगावाट बिजली बनाने का एक प्रस्ताव रखा गया। सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी, परंतु पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया, ठीक है। सरकार ने क्या करा, सरकार ने प्रोजेक्ट सुना और उसको मंजूरी दे दी, पर क्या करा, उसने ये नहीं, उसका दूसरा पहलू नहीं देखा था, ठीक है, कि उसकी वजह से पर्यावरण को क्या भुगतना पड़ेगा। तो पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने इसका पूरी तरह विरोध किया था, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा, सरकार को इस परियोजना को वापस लेना पड़ा था, तो केंद्र सरकार ने साइलेंट वैली को राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया, ठीक है। सरकार ने क्या करा, विरोध को देखते हुए सरकार ने अपना फैसला वापस लिया, ठीक है। और केंद्र सरकार ने क्या करा, साइलेंट वैली को राष्ट्रीय उद्यान बना दिया, ठीक है, एक प्रमुख स्थल बना दिया जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं होगी, ठीक है। सर्वे सेव वेस्टर्न घाटी आंदोलन, पश्चिम घाटी बचाओ आंदोलन, ठीक है। तो पश्चिम घाट जैव विविधता की दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट है, ठीक है। पश्चिम घाट जैव विविधता के एक महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट है। यह क्षेत्र विकास के लगातार होने के कारण निशाने पर आ रहा है, ठीक है। तो क्या विकास हो रहा है लगातार, तो उस क्षेत्र का जो हॉटस्पॉट है, वो हॉटस्पॉट क्या हो रहा है, कम होती जा रही है, वहाँ पे जैव विविधता में कमी आती जा रही है। तो क्या वो एक निशाने पर आता जा रहा है, ठीक है। इसे बचाने के लिए लगभग 30 साल पहले एक आंदोलन शुरू किया गया था। इसे बचाने के लिए कितने 30 साल पहले एक आंदोलन शुरू किया गया पश्चिमी घाट को बचाने के लिए, ठीक है। इस आंदोलन में बहुत सारे लोग, जैसे
पर्यावरणविद, समाज सेवक, युवा, वैज्ञानिक तथा पत्रकारों ने भाग लिया था। ठीक है, तो इस स्थान को बचाने के लिए बहुत बड़े बड़े लोगों ने भाग लिया था। ठीक है, उसमें पर्यावरणविद, समाज सेवक, युवक, वैज्ञानिक, पत्रकार, काफ़ी लोग थे। ठीक है, यह पूरे पश्चिम घाट में 100 दिन तक पैदल चलकर जागरूकता पैदा की। इन लोगों ने क्या करा, 100 दिन तक पैदल चले पूरे पश्चिमी घाट में। ठीक है, जिस पे खतरा मंडरा रहा था उसमें पूरे उसमें घूमे 100 दिन तक और लोगों में जागरूकता पैदा की। ठीक है, पर्यावरण संबंधित जागरूकता पैदा करने वाला ये पहला आंदोलन था। ठीक है, और ये पहला आंदोलन था जागरूकता पैदा करने वाला, पैदल चलकर। ठीक है, फिर इसके जो प्रमुख नेता थे वो कैलाश मल्होत्रा थे। ठीक है, इसके प्रमुख नेता थे कैलाश मल्होत्रा। तो आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं इस चैप्टर के नोट्स आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।